गुड मॉर्निंग एवरीवन। पाथ आईएएस के यूट्यूब चैनल में मैं होराज चक्रधारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस वीक के सीजीपीएससी के करंट अफेयर्स सीरीज़ में। ठीक है, आज है 28 अक्टूबर और आज के दिन हमारा होता है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स सीरीज़ के लिए, जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस वीक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको हम डिटेल वे में यहाँ पे देखने वाले हैं। इस सीरीज़ का जो आज का क्लास है, इसका जो कवरेज रहेगा वो आप देखोगे 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक का होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें, कुछ बच्चे जुड़ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा रिचुअल रहता है कि स्टार्ट होने से पहले जो प्रीवियस वीक के कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ होते हैं उनको मैं आपको एक बार सही आंसर बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया था, चैट बॉक्स में दिया था, कमेंट बॉक्स में दिया था, और जिन बच्चों ने भी आंसर्स नहीं किए होंगे वो लोग आप यहाँ से आप टैली कर लो कि राइट आंसर क्या होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP declared by the central government for wheat in the खरीफ क्रॉप सीजन 2025 और 26 के लिए। तो खरीफ क्रॉप जो वर्ष है, खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना डिक्लेयर किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना डिक्लेयर किया है। इसका राइट आंसर था क्या, 2425 रुपये। ठीक है, तो हाल ही में मैं खरीफ बोल दिया क्या, सॉरी, ये रबी क्रॉप्स के लिए है। ये रबी क्रॉप्स के लिए आप देखोगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे केंद्र सरकार ने जारी किया है। और रबी क्रॉप्स में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप होता है वो होता है हमारा गेहूँ। वो क्या फ्लो में थोड़ा निकल जाता है रबी खरीफ, तो आपको याद रखना है ये रबी क्रॉप्स के लिए है। इसमें आप देखोगे चना, मूंग, उड़द, मिलेट्स, इन सभी का जो दलहन और तिलहन की फसलें हैं उन सभी को यहाँ पे उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास था, रिसेंटली हु हैज़ बीन क्राउन फेमिना मिस इंडिया 2024। तो हाल ही में किस महिला को या किस बालिका को मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया के खिताब से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल जी MP से बिलोंग करती हैं और मध्य प्रदेश की ये पहली फेमिना मिस इंडिया कहलाने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च ESA प्रोबा 3 सन्स ऑब्जर्वेशन मिशन। तो हाल ही में कौन से देश की स्पेस एजेंसी ESA का फुल फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की एक सोलर प्रोब है जिसका नाम है प्रोबा 3, उसको लॉन्च करेगी। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा प्यारा इसरो। तो हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसरो के साथ करार किया है कि वो क्या करेंगे, हम इसरो क्या करेगा, प्रोबा 3 को ऑर्बिट में लॉन्च करेगा। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, और लॉन्च कौन कर रहे हैं, इसरो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसरो इसके लिए कौन सा यहाँ पे इस लॉन्च व्हीकल यूज़ करेगा, तो आपको पता होना चाहिए PSLV एक्सेल को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और इसके थ्रू ही 30 नवंबर को शायद तक, अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है बट जहाँ तक जानकारी मिल रही है 30 नवंबर के आसपास ये स्पेस मिशन लॉन्च किया जा सकता है। ठीक, चलिए आज के हमारे करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बहुत ही बड़ा जो प्रीवियस वीक में चर्चा का विषय बना हुआ था वो न्यूज़ था 60th ब्रिक्स समिट 2024 कजान रशिया। तो 16वां सत्र हुआ ब्रिक्स का, कहाँ पे, कजान रशिया में। कजान रशिया का एक शहर है, वहाँ पे इसका 16वां सेशन हुआ और बहुत ही ज़्यादा चर्चा रही कि बहुत दिनों के बाद जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो चाइना के शी जिनपिंग हो, हमारे नरेंद्र मोदी जी हों प्राइम मिनिस्टर, रशिया के
प्रेसिडेंट हो व्लादिमीर पुतिन, और इस तरीके से जितने भी ब्रिक्स ग्रुप के मेंबर हैं प्लस जो नए मेंबर्स यहाँ पे ऐड हुए थे उनका भी यहाँ पे प्रेजेंस आपको देखने को मिला होगा। तो एक बार हम की पॉइंट्स याद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। या तो वो वेन्यू पूछेगा, या तो नए मेंबर्स के बारे में पूछ सकता है, या तो थीम पूछ सकता है, या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या फिर कौन सा डिक्लेरेशन वहाँ पे लॉन्च हुआ वो भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। तो जहाँ तक मैं बात करूँ, वेन्यू क्या आ रहा था, अपना, तो वेन्यू है कजान, रशिया। ठीक है, तो ये सेंट्रल रशिया में एक शहर है जहाँ पे ये ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था। डेट भी याद कर लीजिए आप, 22 से लेके 24 अक्टूबर के बीच में हुआ था। ठीक, अब थोड़ी सी बात करते हैं ब्रिक्स के हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो देखो, एट प्रेजेंट ब्रिक्स का हेडक्वार्टर नहीं है, बट उसके लिए जो ब्रिक्स बैंक बनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका जो हेडक्वार्टर है आपको देखने को मिलेगा शंघाई, चाइना में। ठीक है, तो ब्रिक्स का यहाँ पे अभी कोई हेडक्वार्टर नहीं है, बस ये क्या है, इसको हम ब्रिक्स बैंक बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा शंघाई, चाइना में। और जो थीम था इस वर्ष का थीम रखा गया था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी हो चुका है, जैसे आपको पता ही होगा कि कोल्ड वॉर एरा भी ख़त्म हुआ, यूएस का डोमिनेशन भी ख़त्म हुआ। अब जाके जो वर्ल्ड बन रहा है ना, वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। तो वहीं पे ब्रिक्स का जो थीम निकल के आ रहा है, स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई ब्रिक्स के हमारे फाउंडिंग मेंबर्स की। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिससे ब्रिक्स बना है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये क्या था, ब्रिक था, BRIC, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ने मिलके ये ग्रुप बनाया था। बाद में फिर इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तब जाके ये ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है, तो ब्राज़ील है, रशिया है, उसके बाद आप देखोगे इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। तो ये सब क्या है, ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर हैं। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि पिछले सेशन में ही लगभग 15वें सत्र में ब्रिक्स के यहाँ पे 5 नए मेंबर्स को और ऐड किया गया था। हालांकि 6 नए मेंबर्स को ऐड करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अर्जेंटीना ने ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक, तो आप देखोगे नए मेंबर्स कौन कौन से हैं, इजिप्ट है, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, 5 नए मेंबर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं ब्रिक्स के ग्रुप में, और इन 5 को यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। ठीक, इसमें अर्जेंटीना भी था, जिसने ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये तो हुई बात हमारे ब्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब चलते हैं इस समिट में जो डिक्लेरेशन निकल के आया है, जिसको बोला जा रहा है कजान डिक्लेरेशन 2024। तो देखो, 16th ब्रिक्स समिट हुआ ना, वहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ नोट करोगे कि ब्रिक्स जो कंट्री हैं उन्होंने ब्रिक्स का जो डिक्लेरेशन है उसको अडॉप्ट किया है, और इसको बोला गया है कजान डिक्लेरेशन। मतलब जिस शहर में आप देखोगे, जिस शहर में कुछ मतलब इवेंट होता है, उस शहर के हिसाब से उस डिक्लेरेशन का नाम रख देते हैं। जैसे G20 का समिट दिल्ली में आयोजित हुआ था, तो उस जो डिक्लेरेशन बना उसको दिल्ली डिक्लेरेशन बोला जाता है। उसी तरीके से कजान के शहर में हो रहा है, तो कजान डिक्लेरेशन बोला गया। अब ये डिक्लेरेशन में आप देखोगे, ये एक जॉइंट ब्रिक्स नेशन का क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट्स हुई होती हैं, डिस्कशंस हुई होती हैं, उनका एक हाईलाइट के फॉर्म में वहाँ पे चीज़ों को लिस्ट करके एक साझा पत्र जारी कर दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो साझा पत्र ही बोल सकते हैं। तो सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि कौन कौन से चीज़ों पे डिस्कशन किया गया है और कौन कौन सी चीज़ों पे यहाँ पे फोकस रहने वाला है। तो पहला चीज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये समिट की ये रही कि यहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म को ज़्यादा जोर दिया गया था। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है एक पावर सेंटर ना हो के बहुत सारे पावर सेंटर हों, और वो पावर सेंटर आपस में कोलैबोरेट करके, आपस में सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा फोकस था। दूसरा था जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर फोकस रहेगा, क्योंकि हाल फिलहाल के दिन में आप देख रहे होगे कि किस तरीके से वर्ल्ड में एक तरफ
वॉर चल रही है और दूसरी तरफ कोविड जैसी महामारियों के बाद निकलने पे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अभी भी अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए जूझ रही हैं। तो उस केस में जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है उसको ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा। तीसरा जो डिस्कशन का पॉइंट रहा वो था इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। तो ब्रिक्स कंट्री बना ही इसलिए था ताकि आपस के रीजन में, जो एशिया का रीजन है, उसमें आपसी सहयोग और सामंजस्य स्थापित करके इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल बेनिफिट्स ले सके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और कंट्री टू कंट्री। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स या डिस्कशन के पॉइंट, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो बातें हुई हैं ना इसी के अराउंड ही हुई है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और मैं बताना चाहूँगा आपको। देखो, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि जो वेस्टर्न कंट्री की जो हेजेमनी है ओवर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आप बात करो वर्ल्ड बैंक में या फिर आप देखते ही होंगे कि IMF और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये क्या करते हैं, ये बाकी की कंट्री को एक तरीके से डिक्टेट करते हुए आ रहे हैं और उनको आप अपने जो फंडे हैं या अपने जो हिसाब से वहाँ पे चीज़ों को फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की बात हो चाहे IMF की बात हो। और अगर वेस्टर्न कंट्री की एक और जो चीज़ है जिसके कारण ये ब्रिक्स बना ही था वो था स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम, अब ये स्विफ्ट सिस्टम क्या है? स्विफ्ट एक तरीके से जो मनी का ट्रांजैक्शन होता है ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, जैसे कोई डॉलर पे ट्रेड कर रहा है, अब उसको इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज करना है, तो पेमेंट वो स्विफ्ट जो गेटवे बना होगा ना उसके थ्रू करता था। तो एक तरीके से वेस्ट की ये हेजेमनी थी कि वो इन तरीके के सिस्टम्स को लगा के क्या करता था, जो कंट्रीज़ थी उनको डराता था, उन पे सैंक्शंस इम्पोज करता था। जैसे आपने देखा होगा कि अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और उस युद्ध के कारण रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाया गया है और ऑल टुगेदर उनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर ही कर दिया गया है। तो इसी कड़ी में ये देखा गया कि कैसे वेस्ट बिहेव करता है जब उनके एडवर्सरीज अगर उनके हिसाब से काम ना करें तो इसी को एक चैलेंज देने के लिए फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पे यहाँ पे रिफॉर्म करने की बात चल रही है और बोला गया है कि ब्रिक्स की खुद की एक नई करेंसी डेवलप किया जाए। ठीक है, क्या बोला मैंने? ब्रिक्स की नई खुद की एक करेंसी डेवलप किया जाए। तो वैसे तो बात नहीं हुई है लेकिन एक हवाई बात ज़रूर हुई कि ब्रिक्स करेंसी बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इनोवेशंस इन फाइनेंस, वही ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। फिर आप देखोगे हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पे बात हुआ कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के जो चैलेंजेस है उसको कोप अप करना है। फिर ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप्स, जो नए मेंबर ऐड हो रहे हैं उनको किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है और ग्रुप्स को कैसा बड़ा करना है। जैसे इस बार आप देखोगे कि ब्रिक्स प्लस मेंबर्स में आप देखोगे ब्रिक्स के मेंबर्स थे प्लस उसके साथ 36 और मेंबर्स यहाँ पे आए थे, बट वो लोग एज अ ऑब्जर्वर आए थे या फिर वो सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे। और जहाँ तक बात करें ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ जो आते हैं ना, जैसे वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ देख लो, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री देख लो, तो इनका भी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और लास्ट जो है वो कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सबसे बड़ी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे भी यहाँ पे हुआ है। तो ये कजान डिक्लेरेशन का एक शॉर्ट समिट है। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के पीछे रीज़न क्या है? तो आपके लिए ये ब्रिक्स समिट मैं बोल रहा हूँ कि 2024 का जो PSC होगा ना उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और इससे आप देखोगे कि कोई ना कोई ऐसे ज़रूर पूछा जाएगा और इसी के आसपास आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्टर में या पेपर 7 में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो चीज़ है बताने के पीछे बहुत ज़्यादा यही रीज़न था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। ठीक है जी, तो अगला न्यूज़ आपके पास निकल के आ रहा है, जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जस्टिस खन्ना जी को यहाँ पे नेक्स्ट चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है और ये बन जाएंगे कौन से नंबर के चीफ जस्टिस? तो ये बन जाएंगे हमारे देश के 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पहले इनके प्रेसिडेंसर कौन थे, पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस कौन रहे हैं?
तो पहले जस्टिस खन्ना जी के बारे में देख लेते हैं। ये भारत के 51वें CJI बनने वाले हैं, ठीक है। अपॉइंट हो गए हैं बट अभी इन्होंने ओथ नहीं लिया है। तो ये ओथ कब लेंगे? नवंबर 11 को लेने वाले हैं। और इनके पहले जो अभी जो इनकम्बेंट हैं जो CJI, उनका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़, जिनको बताया था धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, ठीक है। इनकी रिटायरमेंट की एज हो गई है, मतलब 65 के एज में पहुंच गए हैं, तो इनकी यहाँ पे रिटायरमेंट हो गई है। अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं। जस्टिस खन्ना जी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के टेन्योर के लिए यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, क्योंकि देखो जो चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का एक कॉलेजियम सिस्टम है, आप सभी को पता होगा। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस होता है वो अपने बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं ना रैंक वाइज, तो सीनियर मोस्ट जज को ही बोल देते हैं कि भाई आप मेरे बाद चीफ जस्टिस बन जाना। तो उस कड़ी में आप देखोगे जस्टिस खन्ना जी सीनियर मोस्ट जज निकल के आ रहे हैं, तो इनका भी जो एज है वो हो ही गया है ऑलमोस्ट। तो 6 महीने के लिए ये CJI बने रहेंगे। और अभी तक के जो सबसे लंबा कार्यकाल देखा जा रहा है CJI के रूप में, तो DY चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल देखा गया, जो भारत के 50वें CJI थे। थोड़ा सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन से आर्टिकल से हम जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? तो देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, वो उनके अपॉइंटमेंट या उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा गया है, या प्रेसिडेंट उनको किस हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आर्टिकल 124 में, ठीक है। तो ये सब किस में रहता है? आर्टिकल 124 में उनके अपॉइंटमेंट, उनके सैलरीज, उनके जो पोस्ट के बारे में जानकारी है, जुरिस्डिक्शन है, सब चीज़ आर्टिकल 24 में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जैसे मैंने बोला ना, चीफ जस्टिस शुड बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डीम फॉर फिट द रोल। तो जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगे इसके बाद भी, वो भी सीनियरिटी में सबसे ऊपर होने चाहिए और फिट होने चाहिए एक तरीके से, उन पर कोई एलिगेशन नहीं होना चाहिए, और अपने रोल को परफॉर्म करने के लिए वो एकदम फिट होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा जस्टिस संजीव खन्ना जी को बना दिया गया है 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 11 नवंबर को इनका शपथ समारोह हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है, बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट था इस वीक में, आपने देखा होगा साइक्लोन दाना के रूप में, ठीक है। तो साइक्लोन दाना जो है वो इस वर्ष का पहला साइक्लोन, मतलब इस साल का लास्ट साइक्लोन बोला जा रहा है, और मॉनसून के बाद का पहला साइक्लोन है। ऐसे तो इस समय साइक्लोन आते नहीं हैं, बट इस बार आ गया है। तो साइक्लोन दाना जो है वो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका की डिटेल्स देख लेते हैं। ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है? बे ऑफ बंगाल में हुआ है, ठीक। और इसकी जो कैटेगरी थी वो कैसी थी? तो इसको डिक्लेयर किया गया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एक चक्रवाती तूफान था, ठीक है। इसकी जो विंड्स की स्पीड नापी गई थी वो 89 to 117 kmph के आसपास देखने को मिली। और देखो साइक्लोन को नाम रखने का एक ट्रेडिशन है, जैसे मैं आप जानते ही होंगे कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कंट्रियों का यहाँ पे ग्रुप बना के रखा है, जिन्होंने 8-8 नाम दे के रखे हैं। जैसे हमने प्रीवियसली बहुत सारे साइक्लोन्स को डिस्कस करते हुए बात भी की थी, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम दे के रखे हुए हैं, और 1 by 1 जो भी साइक्लोन आता है उसका वैसा नाम रखा जाता है। तो इस बार जो इसका नाम निकल के आया है साइक्लोन का दाना, ये कौन सी कंट्री ने दिया है? तो ये कतर ने दिया है। किसने दिया है? कतर ने। और आपको याद रखना होगा कतर ने दिया है, और इसका मीनिंग होता है जेनरोसिटी, ठीक है, शालीनता, ठीक है। शालीनता मतलब होता है दाना का अरेबिक मतलब है वो, ठीक है। अब इसका लैंडफॉल कहाँ पे हुआ? तो ज़्यादातर ये देखा गया कि भाई ये उड़ीसा को हिट किया, और उड़ीसा में आप देखोगे भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वहाँ पे ये हिट हुआ है, और धामरा पोर्ट में, ठीक है। तो ब्राह्मणी और जो स्वर्ण रेखा रिवर है जिसका जहाँ पे ड्रेनेज होता है वहाँ पे आप देखोगे लगभग इस पोजीशन के आसपास आप देख सकते हो हिट किया है साइक्लोन ने उड़ीसा को। तो जहाँ पे भी लैंडफॉल हुआ है ना, वो एरिया कौन सा था? भीतरकनिका नेशनल पार्क का एरिया था। और धामरा
पोर्ट के आसपास ये साइक्लोन ज़मीन से टकराया है, ठीक है। इसके वजह से कौन कौन से स्टेट इफेक्ट हुए हैं, तो उड़ीसा के साथ साथ आप देखोगे वेस्ट बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, इनमें भी इस तूफान का असर देखने को मिला है। अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन दाना क्या है, ये थर्ड साइक्लोन है नॉर्थ इंडियन ओशन में जो फॉर्म हुआ है, और सेकंड है भाई लैंडफॉल जो 2024 में हुआ है। कई जो साइक्लोन थे वो लैंडफॉल भी नहीं हुए थे, तो ये पहला जो साइक्लोन है वो मतलब इस साल का दूसरा साइक्लोन है जो लैंडफॉल किया है। इसके पहले आपने देखा होगा रिमल नाम का साइक्लोन लैंडफॉल हुआ था, ठीक है। नेमिंग के बारे में मैंने बात बताया कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम देता है, और इस बार का जो नाम है दाना वो किसने दिया है, कतर में, और इसका अरेबिक मीनिंग क्या होता है, जनरोसिटी, ठीक है। तो दाना का मतलब होता है जनरोसिटी, और ऑल्सो रिफर्स एज द परफेक्टली साइज वैल्यूएबल एंड ब्यूटीफुल पर्ल। ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये जानना है कि नेमिंग किसने किया है, किस कैटेगरी का स्टॉर्म था, कितना स्पीड था, कहाँ पे इसका लैंडफॉल हुआ, और कौन से सी से ये ओरिजिनेट हुआ है। तो याद रखिएगा साइक्लोन दाना बे ऑफ बंगाल पे ओरिजिनेट हुआ है, और इसको कैटेगराइज किया गया था जी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ हमारे पास निकल के आ रहा है यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP26। तो हाल ही में कैली कोलंबिया, ठीक है, कैली एक जगह है कोलंबिया में, वहाँ पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन का बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो समिट होता है वो 16th नंबर का यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो एक बार फिर से हम इसको अच्छे से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, और जो प्रीवियसली COP15 हुआ था उसका जो डिक्लेरेशन था, जो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाया गया था, उसको किस तरीके से ये कैरी आउट करते हुए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली बात, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये किया गया भाई कैली कोलंबिया में, ठीक है। अक्टूबर 21 से लेके 1 नवंबर तक ये चलने वाला है, अभी भी इसका ऑनगोइंग प्रोसेस हो ही रहा है, आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कोई यहाँ पे फोकस किया गया है ग्लोबल प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो जैसा मैंने बोला कि COP25 जो 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे एक एडॉप्ट किया गया था रिजोल्यूशन जिसको नाम दिया गया था कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब उसके तहत बहुत सारे गोल सेटअप किए गए थे, मतलब गोल्स बोलने से ऐसा मत समझो कि मतलब आपको उसको वो करना है, उसको आप टारगेट्स बोल सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे टारगेट्स वहाँ पे स्पेसिफिकली बनाए गए थे, और उन टारगेट्स को फिर क्या उसका प्रोग्रेस है, कैसा वो हुआ, उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। जैसे आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँ तो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में, तो ये COP15 2022 में हुआ था, और 4 मेजर गोल्स और 23 स्पेसिफिक टारगेट्स यहाँ पे बनाए गए थे, और उसको अचीव करने का टारगेट कब तक रखा गया है, तो 2030 तक का टारगेट वहाँ पे दिया गया था। और इस तरीके के जो प्रोमिनेंट जो गोल्स थे ना, उसको उन्होंने टर्म दिया था 30 बाय 30 टारगेट्स, ठीक है। तो 30 टारगेट्स थे, उसको 2030 तक पूरा करने का यहाँ पे टारगेट को अचीव करने का लक्ष्य रखा गया था, इसीलिए उसको 30 बाय 30 टारगेट्स नाम दिया गया था। अब ये 30 बाय 30 टारगेट्स में क्या क्या है, तो देखो, कंजर्व 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशंस बाय 2030। तो 2030 तक का लगभग 30% वर्ल्ड का जो लैंड है और ओशंस को, उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको फिर से एक तरीके से रिहैबिलिटेट करके लिवेबल प्लेस बनाना है, ठीक है। पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, चाहे आप देखो कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बायोडाइवर्सिटी बड़े बड़े बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, वैसे जगहों को ज़्यादातर फोकस में लेके काम किया जाएगा। और दूसरा चीज़ है रीस्टोर 30% ऑफ डीजेनरेटेड लैंड एंड मरीन इकोसिस्टम बाय 2023, ठीक है। तो 2030 तक क्या करना है भाई, रीस्टोर करना है जो डिग्रेडेड लैंड है, जो बंजर है, बैरन है, अनयूज्ड है, या फिर किसी कारण से कंटेम्पलेट या
वो सब हो गए हैं, क्या बोलना चाहिए उसको, पॉपुलेट हो वहाँ पे पोल्यूटेड हो गए हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वैसे मरीन इकोसिस्टम और डीजनरेटेड लैंड को भी रिजुनोवेट करना है बाय 2030 तक। ठीक है, अब ये जो फ्रेमवर्क है इसके कुछ एसेंशियल स्टेप्स हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस और रीस्टोरिंग नेचुरल इकोसिस्टम, ये ज़्यादातर फोकस इसी पे करने वाले हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, साथ ही साथ जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको फिर से रिस्टोर करना, सो दैट जो बायोडाइवर्सिटी है वो फिर से वहाँ पे एक तरीके से फ्लरिश हो सके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, इनका ज़्यादातर फोकस इसी में रहता है कि किस तरीके से अर्थ को एक लिवेबल प्लेस बनाया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारे पास है भाई, इंडिया को मिला है 84th रैंक इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो भारत का रैंक कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे भारत का रैंक निकल के आ रहा है 84। ठीक है, 84th रैंक है इंडिया का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पे। ठीक, तो 84th रैंक आ रहा है। और इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है भाई द फ्रेस्टर इंस्टीट्यूट। ये एक नॉन प्रॉफिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरीके से कैटेगराइजेशन और इकोनॉमिक इंडिकेशन के लिए काम करता है। और जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है इस पर आप देखोगे कि एक वर्ल्ड रिपोर्ट है जिसमें टोटल 165 कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक चॉइसेस हैं या इकोनॉमिक जो ग्रोथ है या प्रेफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रख के ये डेवलप किया गया है। और ऑल टुगेदर अगर बात करें तो भारत का रैंक 84 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो टॉप 5 जो मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है भाई, इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है कि भाई वहाँ के लोग की परचेसिंग पैरिटी क्या है, कैसे वो खर्च कर रहे हैं, कैसे वो कमा रहे हैं, क्या वो सोचते हैं स्पेंड करने से पहले, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। लगभग ये रिपोर्ट में आप देखोगे तो 42 तरीके वेरिएबल्स रहेंगे जिसमें गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ट्रेड रिलेशंस और ट्रेड फ्रीडम है, दुनिया भर का यहाँ पे कैटेगरी रहता है, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के बेसिस पे वहाँ पे डेटा को फीड किया जाता है जिसके हिसाब से कंट्री का यहाँ पे रैंकिंग निकाला जाता है। तो जो टॉप 5 मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले हांगकांग है, फिर सिंगापुर, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर यूएस। ज़्यादातर जो देश है ना उनकी पॉपुलेशन बहुत ही छोटा सा है, मतलब हमारे शहरों की पॉपुलेशन उससे ज़्यादा होगी जितना इनका देश का पॉपुलेशन है। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पॉपुलेशन हमको पीछे ढकेल देता है हर बार की तरह। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया का इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में रैंक कितना आ रहा है, 84। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स आपके पास आ गया है भाई, हाल ही में एक नसीम अल बहर मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, नसीम अल बहर, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, गोवा में। और ये किसके किसके बीच में है भाई, तो इंडिया एंड ओमान के बीच में। ठीक है, इंडिया और ओमान के बीच में गोवा में क्या हुआ है, नसीम अल बहर मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग कंट्री कौन कौन सी हो गई यहाँ पे, ये हो गई इंडिया और ओमान, और ये चलेगा 13 से लेके 18 अक्टूबर तक। ठीक, गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका शुरुआत कब किया गया था, 1993 में शुरुआत किया गया था। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पुराना है। ठीक है, ज़्यादातर इसका नाम ही पूछेंगे कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच होता है, या नाम पूछेंगे कि हाल ही में इंडिया एंड ओमान के बीच में कौन सा मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ है। मैरीटाइम बोलने का मतलब क्या है, नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये 2 फेज़ में होने वाला है। कौन कौन सा, पहला तो होगा भाई हार्बर फेज़, जो हार्बर बेस पे होगा कि कैसा प्रिपरेशन है, कैसा इक्विपमेंट्स है, कैसा वेसल है, उन सब के बारे में जानकारी दी जाएंगी। ठीक है, वेरियस प्रिपरेशंस, सेमिनार्स, इस तरीके के ट्रेनिंग सेशंस होंगे बहुत ज़्यादा। दूसरा होता है सी फेज़, जहाँ पे आप देखोगे कि सी में जाके वहाँ पे एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेट करना एक टारगेट्स को किस तरीके से अचीव करते हैं, एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट्स करके वहाँ पे जो प्रैक्टिस किया जाता है, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो INS त्रिकंड और डोमिनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हमारे साइड से पार्टिसिपेट करेंगे भाई इंडो ओमान
नेवल एक्सरसाइज नसीम अल बहर पे। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि आईएनएस त्रिकंड और डोमिनियर मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यहाँ पे अकम्पाइन करेंगे नसीम अल बहर में। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा यहाँ पे आ गया भाई, तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारे पास आ गया है 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया। देखो, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो होते हैं या इंस्टीट्यूशंस के अवार्ड्स होते हैं, ये हमेशा की तरह हर बार गोवा में ही होते हैं। तो जो इस बार का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है वो भी गोवा में हो रहा है, और इसका जो रैंकिंग है वो कौन सा है, तो ये 55वें क्रम का, यानी कि 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। ठीक है, जिसका आयोजन किया जा रहा है 20 से लेके 28 अक्टूबर के बीच में, और ये गोवा में होगा, और ये 55th एडिशन है जैसा मैंने बोला। ठीक है, कभी कभी ऐसा पढ़ देना भी चाहिए। चलो, अब इसके ऑर्गेनाइजर कौन है, तो ऑर्गेनाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया जो है इसके ऑर्गेनाइज़र हैं। और इस बार का जो सबसे ज़्यादा फोकस वाली चीज़ हमको देखनी है वो है एक नया चीज़ जिसका नाम रखा गया है कंट्री ऑफ फोकस। ठीक है, तो इस बार का जो कंट्री ऑफ फोकस होने वाला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, वो रहेगा हमारे लिए क्या, वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार कंट्री ऑफ फोकस किसको बना दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया को बना दिया गया है। तो आप देख सकते हो कंट्री ऑफ फोकस कौन है, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ी सी बात करते हैं भाई कंट्री ऑफ फोकस होता क्या है, क्यों इसको इंक्लूड किया गया है। तो देखो, कंट्री ऑफ फोकस क्या होता है, एक ऐसा सेगमेंट होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जहाँ पे उस कंट्री की जो फिल्म होती है, जो कंटेम्प्रेरी फिल्म होती हैं, उनको वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और एक तरीके से शोकेस किया जाता है। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया की क्या है, एक रिच मतलब ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है। वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनते आई है, वाइब्रेंट कल्चर है, इनोवेटिव सिनेमेटिक टेक्निक्स हैं। तो उन सबको यहाँ पे शोकेस करने के पीछे ये कंट्री ऑफ फोकस का रीजन होता है। और जहाँ तक बात करें, मतलब ज़्यादातर ये होता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन हो, जैसे इंडियन फिल्म्स हो या ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स हो, उनको यहाँ पे फोकस लेके या शोकेस करके आगे की तरह देखा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर आप देखोगे कि हम फ्रेंच या यूरोपियन जो देश रहते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके कुछ आर्ट फिल्में या कुछ नॉन कमर्शियल जॉनर की फिल्में बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इस बार का जो कंट्री ऑफ फोकस है वो कौन है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, गोवा पे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ निकल के आ रहा है भाई, हाल ही में क्या हुआ है, भारत में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव यहाँ पे कंक्लूड किए गए हैं, और उन चुनावों में जो जीते हैं उनके जो नए चीफ मिनिस्टर्स बने हैं उनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। तो पहली बात करते हैं भाई हरियाणा की। तो हरियाणा में इस बार आम जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। ठीक है, और बीजेपी ने लगातार ये 3rd टर्म अचीव किया है एज अ गवर्नमेंट, मतलब 10 साल से वो सत्ता में थे और तीसरी बार फिर से वो जीत के आ गए। तो यहाँ पे किनको सीएम बनाया गया है, नायाब सिंह सैनी जी को बनाया गया है। ठीक है, चुनाव के पहले 6 महीने पहले इनको बनाया गया था सीएम, मनोहर लाल खट्टर जी को हटा के, और अभी जब जीतने के बाद फिर से इनकी लीडरशिप में हरियाणा की गवर्नमेंट काम करेगी। और उसी तरीके से अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी यहाँ पे चुनाव करवाए गए, और इस चुनावों में आप देखोगे उमर अब्दुल्ला जी, ये कौन है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर हैं, मतलब इनके पापा जी हैं, मतलब फारूक अब्दुल्ला जी वो लीडर हैं। बट जो सीएम बने हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो उमर अब्दुल्ला जी को बनाया गया है। तो इनकी जो पार्टी है वो मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में गवर्नमेंट फॉर्म कर ली है। तो 2 राज्यों के चुनाव और दोनों में सीएम, आपको नए सीएम जो अपॉइंट हुए उनको याद रखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ आपके पास निकल के आ रहा है भाई, हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस में उनके चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो नए चेयरपर्सन किनको बनाया गया है, विजया किशोर रहाटकर। ठीक है, विजया किशोर रहाटकर को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के लिए
श्रीमती विजया किशोर राहटकर जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन। इसके पहले ये क्या थी भाई, तो ये जो विद्या किशोर राहटकर जी हैं ये 9वीं चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की। और इसके पहले भाई ये स्किल्स बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व थी, तो इसी चीज़ को शोकेस करते हुए मतलब गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड दिया और इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक, तो याद रखिएगा, नया अपॉइंटमेंट है, आपको ज़रूर याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहीं पे समाप्त होता है। तो अब बारी आती है भाई आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि आपने कितना अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई की। तो मैं कुछ MCQ लेके आया हूँ, आप चाहे तो यहीं पे इसके आंसर्स दे सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहला न्यूज़ आपके पास आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हैज़ होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 51st, ये टाइपिस्ट भी बहुत अच्छा टाइप करता है, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपके पास आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई या फिर जस्टिस सूर्यकांत या जस्टिस हरिशंकर रॉय। तो हाल ही में भारत के नए 51वें चीफ जस्टिस के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत या जस्टिस ऋषिकेश रॉय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, विच विल बी द कंट्री ऑफ फोकस एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। तो हाल ही में 55th एडिशन चल रहा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में। तो उसके राइट आंसर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है रशिया एंड फोर्थ ऑप्शन है ईरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 एंड योर ऑप्शंस इज, फर्स्ट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, देन अदर ऑप्शन इज वर्ल्ड बैंक एंड थर्ड ऑप्शन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड लास्ट ऑप्शन इज द फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो और होप करूँगा आप इन सभी क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक फिर से करंट अफेयर्स सीरीज़ में, जहाँ पे आप देखेंगे मंडे के दिन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और वेडनेसडे के दिन आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का यहाँ पे करंट अफेयर्स सीरीज़ चलता है। तो मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।